हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हेडिंग है फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लॉज 1 के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग क्या होती है और जो आर्टिकल 32 है वो किसने उनको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा, और साथ में हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के ऊपर, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, वो सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और जीके की, करंट अफेयर की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर। चले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे क्यों दिया गया है। आर्टिकल 32 बेसिकली एक प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो मीनिंगलेस हैं जब तक उनके लिए कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती, वो राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोई लीगल रेमेडी नहीं दी जाती है। उन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई अगर लीगल रेमेडी नहीं दी जाती तो वो राइट है वो मीनिंगलेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ दो प्रोविजन दी हैं। दो प्रोविजन कौन सी दी हैं? एक तो आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया? आर्टिकल 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिटेल वीडियो इसकी आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंस, और इन लॉ जो इनकंसिस्टेंस है किसके साथ? पार्ट 3 के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, वो लॉ होंगे वाइड होंगे। तो इट मीन्स लेजिस्लेशन कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती है जो कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है। अब जो दूसरी प्रोविजन है वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट हैं, अलग अलग हाई कोर्ट हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो सारे एम्पावर हैं प्रोटेक्शन के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए उनको पावर दी गई है बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट रिट के तहत, तो वो इसमें आ सकते हैं। तो ये दो जो प्रोविजन दी गई हैं आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 एंड 226 जो बेसिक ब्रॉड डिवीजन है, ये फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए आवश्यक है, ये इसके लिए नेसेसरी है, इनके बिना इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। पहली प्रोटेक्शन इटसेल्फ ही है कि जो भी लॉ लेजिस्लेशन बनाएगी वो वाइड हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंस और इनके खिलाफ कोई भी ऐसा लॉ बनाती है। तो आर्टिकल 32 है वो पार्ट 3 में दिया गया है फंडा राइट में। हेडिंग क्या है? फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल को क्या नाम दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संविधानिक उपचार। संविधान में खुद इसके लिए प्रोविजन ही क्रिएट की गई है आर्टिकल 32 के तहत। क्लॉज 1 कहती है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। Now this appropriate expression is important. Appropriate proceeding की डेफिनेशन हम डिटेल में आगे जाके करेंगे। For the enforcement of right conferred by this part is granted. इस पार्ट के द्वारा जो राइट ग्रांट किए गए हैं, फंडामेंटल राइट ग्रांट किए गए हैं, उनकी इन्फोर्समेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत एक बेसिक फंडामेंटल राइट
इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है कि वह अगर उनके राइट में इन्फोर्समेंट उनको करानी है या उनके राइट की वायलेशन होती है तो दे हैव राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो सोल ऑब्जेक्ट आर्टिकल 32 का यही है कि वह एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इसके लिए जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाएगा। अनलेस एंड अनटिल ए क्वेश्चन राइज कि उसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है तो ये पिटीशन आर्टिकल 32 के अंडर फाइल हो सकती है। अदरवाइज अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर वायलेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट को छोड़ के आप किसी भी और हिस्से को लेके इन्फोर्समेंट को लेके आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते। आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया गया है उसमें ही जा सकते हो। तो इन सेंस क्रक्स ये है कि अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ पार्ट जो है फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट या उनकी वायलेशन हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। तो ये इसका बेसिक जो क्रक्स है, ये सोल है। तो इट मींस आर्टिकल 32 तभी अप्लाई होगा जब वहां पे फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन है वो अराइज होगा। अदरवाइज आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा है, आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहोगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वर्डिंग है डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इनको कहा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 32 है इज बेसिक एंड इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक पार्ट में आर्टिकल 32 है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन था स्किल लोटो सोल्यूशन प्राइवेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर है 967 ऑफ 2080 जो कि डिसाइड हुआ था 3 दिसंबर 2020 को। ये मैं यहां लिख देता हूं और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जो साइटेशन है उसको डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था स्किल लोटो सोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो रिट पिटीशन नंबर था 961 ऑफ 2018 जो कि डिसाइडेड हुआ था 3 दिसंबर 2020 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 is integral
पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इन सबको नोट करते चलें सो दैट कि आपको एक थॉट है वो क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्किल लोटो सॉल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन 961 ऑफ 2018 डिसाइडेड हुआ था 3 दिसंबर 2020 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 32 है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिलहाल के लिए हम इन केसेस की जो डिटेल है, हिस्ट्री है, फैक्ट है, उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि हम इसमें जो बेसिक कंसेप्ट डिसाइड हुआ है हम उसको ही लेके चल रहे हैं। वन बाय वन हम इन केसेस के जो डिटेल डिस्कशन हम अलग अलग वीडियो में हम करेंगे। तो फिलहाल के तौर पे आप इसके जो बेसिक जो कंसेप्ट डिसाइड हुआ था इस केस में स्किल सॉल्यूशन में, कि वह जो आर्टिकल 32 है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था वो था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट हुआ था AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 344। इस केस में जो बात हुई थी वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेके इसमें क्वेश्चन था, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है और वो आर्टिकल 32 है वो बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल 32 के बिना आर्टिकल 32 इज बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इसके बिना जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है उसके बिना जो फंडामेंटल राइट है वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं बनता। ये एक वैसी रेमेडी कह सकते हैं जिसके इस रेमेडी को कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, एक ऐसा राइट कह सकते हैं जिस राइट के लिए कोई इन्फोर्समेंट नहीं है अगर आर्टिकल 32 की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसमें नहीं होगी। तो साथ में कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया था कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द साइन qua non of the exercise of right conferred by Article 32। आर्टिकल 32 को जुरिस्डिक्शन यूज करने के लिए उसकी जो आर्टिकल 32 में दी गई है उसके लिए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ पैरामोंट इंपॉर्टेंट, उसके लिए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होना जरूरी है। तो उसके बाद ये इंटीग्रल पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और स्किल लोटो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो रिसेंट डिसाइड हुआ। तो इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो आर्टिकल 32 है वो इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं जो टर्म दी गई थी एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग इसमें वर्ड है वो यूज किया गया है इन रिलेशन टू जो ऑर्डर डायरेक्शन या रिट पास करेगी, इन दैट रिलेशन ये एप्रोप्रिएट वर्ड है वो यूज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो जिसमें एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के रेफरेंस को दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट है दारियो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये रिपोर्ट हुआ था 1961 AIR पेज नंबर 1457।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हैज अ रेफरेंस टू प्रोसीडिंग विच मे बी एप्रोप्रिएट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द ऑर्डर। तो जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग है ये एक्सप्रेशन मीन्स की एप्रोप्रिएट रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट which the petitioner seeks to obtain from the court. The appropriateness of the proceeding would be depend on a particular type of writ order or which he claims. जो appropriateness है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का जो रिट है, डायरेक्शन है और जो ऑर्डर है वो सीक किए गए हैं पिटिशनर द्वारा। तो ये एप्रोप्रिएट वर्ड है, ये इन रिलेशन टू ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट के रिलेशन है कि साइड में है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम आगे जाके बात करते हैं कि इसको एप्रोप्रिएट वर्ड क्यों यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एप्रोप्रिएट वर्ड यूज ही क्यों किया गया है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो एप्रोप्रिएट वर्ड है क्यों यूज किया गया है, उसका पर्पज है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस रिपोर्ट हुआ था AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 802। तो जो केस 1961 में आया उसमें कोर्ट ने कहा कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हैज इन रेफरेंस टू ऑर्डर, रिट और डायरेक्शन, ये एप्रोप्रिएट उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, ना कि प्रोसीडिंग फाइल करने के लिए भी आपको किस तरह प्रोसीडिंग फाइल करनी है, किस तरह की प्रोसीडिंग एप्रोप्रिएट होगी उसके लिए नहीं, ये यूज किया गया है कि जो नेचर होगा वो किस एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के तहत होगा। बंधु मुक्ति मोर्चा केस में इसका जो पर्पज है, इसको क्यों यूज किया गया है, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग जो एक्सप्रेशन है उसको क्यों यूज किया गया है उसका क्लियर किया गया है इस केस में। इस केस में जो बेसिक क्वेश्चन था बंधु मुक्ति मोर्चा केस में, क्या लेटर, अगर एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस लेटर को एज ए रिट पिटीशन कंसीडर किया जाएगा या नहीं। लेटर इज रिट, क्या ये होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि जो लेटर है वो रिट में कंसीडर होगा। हेल्ड लेटर कैन बी कंसीडर एज रिट। कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो अगर देखता है कि कहीं फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, कहीं सोशल वेलफेयर लेबर लॉ की वायलेशन हो रही है, तो वो अगर लेटर लिखता है सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके ये वायलेशन हो रही है, तो उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट एक आर्टिकल 32 के तहत उसमें नोटिस लेगी और उसको एज ए रिट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 32 में जाने के लिए आपको एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग चाहिए, आपको एक एडवोकेट हायर करना है, फिर प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है, प्रॉपर एक पिटीशन टाइप। आप ऐसी लेटर अगर करते हैं, कोई भी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो अगर ऐसी लेटर देता है तो उसको एक रिट पिटीशन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो इसको ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट की, लोगों की अनपढ़ता है, उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग को इन्वोक नहीं कर सकते। तो उनको ये ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जाए, कोई भी उनके बिहाफ पे अगर कोई जाता है तो ये उसके लिए भी नेसेसिटी नहीं है कि वह एक एडवोकेट हायर करे, फिर उसको एक ड्राफ्टिंग करे, फिर उसमें जाए। अगर वो एक लेटर भी लिखता है तो उसके तहत वो एक रिट पिटीशन के तौर पे उसको देखा जाएगा। तो
इस तरह से जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग है वो इन नेचर टू रिट ऑर्डर और डायरेक्शन के लिए है, ना कि आप एप्रोप्रिएट मींस कि आपको ये पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर पैटर्न में या पर्टिकुलर जो स्टेट जैकेट फार्मूला है उसके तहत आपको इसमें जाना है। तो आप इस चीज को, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलिबरेटली ये वर्ड यूज किया एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, कि जहां पे मेंबर ऑफ ए पब्लिक, कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक है वो बोनाफाइड है, वो मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए, और उन पर्सन के बिहाफ पे जो सोशली डिसेबल्ड हैं, सोशली जो जिनकी सोशली तौर पे इकोनॉमिकली वीक हैं जो लोग, और जिनकी शोषण हो रहा है, उनके बिहाफ पे मेंबर ऑफ सोसाइटी कोई भी इसमें जा सकता है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एडवोकेट हायर करे, एक्सपेंस बियर करे, हो सकता है उसके पास ऐसे एक्सपेंस ना भी हो। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के तहत कोई भी एज ए लेटर है उसको भी एज रिट कंसीडर किया जाएगा बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो क्लॉज 1 है, ये होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज 1 कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है आर्टिकल 32 में इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट के लिए, और एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में जाएंगे। अब उसमें बात करते हैं डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसमें, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226। तो सबसे पहले आर्टिकल 232 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें पावर किसके पास है, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो जुरिस्डिक्शन है, वो ऑल ओवर इंडिया है, और जो हाई कोर्ट की है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। अब नेक्स्ट है, ये तो उसकी जुरिस्डिक्शन को लेके हो गया, पावर को लेके हो गया। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो सिर्फ पार्ट 3 की जो फंडामेंटल राइट हैं उनकी इन्फोर्समेंट को ही लेके जा सकते हैं आर्टिकल 32 में। अगर उनकी वायलेशन नहीं है तो आर्टिकल 32 में जाया जा सकता है। हाई कोर्ट में पार्ट 3 के साथ साथ क्या है, ऑर्डिनरी लॉ की अगर, तो ये पार्ट 3 और ऑर्डिनरी लॉ इन दोनों को लेके आर्टिकल 226 में जाया जा सकता है। लीगल ऑर्डिनरी लीगल राइट की एग्जांपल आप ले लो कि जैसे आर्टिकल 286 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो टैक्स हैं, जो लेजिस्लेशन है वो टैक्स इंपोज करती है, वेयर स्टेट लेजिस्लेशन हैज इंपोज्ड ए सेल टैक्स इन कंट्रामेशन। आर्टिकल 286 की कंट्रामेशन में स्टेट लेजिस्लेशन कोई टैक्स इंपोज करती है तो वो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ऑर्डिनरी लीगल जो राइट है उसके लिए आर्टिकल 32 में नहीं जाया जा सकता। तो जो ऑल ओवर इंडिया है जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद हाई कोर्ट की है, वो जुरिस्डिक्शन है इन रिगार्ड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। उसके बाद जो पार्ट जो हमने किया है कि वो फंडामेंटल राइट को लेके जाएगा, और यहां पे ऑर्डिनरी और उन दोनों में जा सकता है। तो ये जो बेसिक थर्ड जो डिफरेंस हम करते हैं वो है कि आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि ये पार्ट 3 है, वो पार्ट फंडामेंटल राइट की जो सीरीज है चल रही है सीरीज, उसमें दिया गया है। पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है फंडामेंटल राइट उसमें दिया गया है, जबकि आर्टिकल 222 है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है इसमें कुछ
कुछ लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है सस्पेंशन इमरजेंसी की है, तो इमरजेंसी में अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं तो आर्टिकल 32 में सारा ही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। जबकि आर्टिकल 226 का पार्ट ऑफ होगा, पार्ट 3 है, वो सस्पेंड होगा। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है आर्टिकल 226 में ये दिए गए हैं। तो ये हमारी वीडियो थी जो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 को लेके थी। आप सभी को ये लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको